बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दलेर सिंह ने जेब से चाबी निकालकर बैरूनी दरवाज़ा खोला और जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए इसे अंदर से कुंडी लगा दी। कमरे के दरवाजे को भी ताला लगा हुआ था, जिसे खोलकर हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। दलेर सिंह ने लाइट जलाई और कमरे के वस्त में पड़ी वाहद चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, खान साहब बैठो। मैंने चादर उतार कर दलेर सिंह के हवाले की और क्लैशनकोफ कंधे से उतारकर चारपाई के साथ खड़ी करके बैठ गया। दलेर सिंह क्लैशनकोफ को देखकर हैरान रह गया था। दलेर भाई, इन कंगनों का कुछ करो। मैं अपनी कलाइयां उसके सामने करते हुए मजाहिया लहजे में बोला, अभी लो खान साहब, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कहकर वो कमरे के कोने में रखे ट्रंक की तरफ बढ़ा और उसको खोलकर चाबियों का एक गुच्छा निकाल लाया, जिसमें मुख्तलिफ अकसाम की चाबियां शामिल थीं। मेरे हाथ को पकड़कर उसने हथकड़ी में चाबी के सुराख को देखा और फिर एक मुनासिब चाबी का इंतखाब करके हथकड़ी के साथ जोर आजमाई में मसरूफ हो गया। चंद लम्हों में ही वो मेरे दोनों हाथ हथकड़ी से आज़ाद करा चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया दलेर सिंह, मैंने शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं, कहकर वो चाबियां रखने के लिए ट्रंक की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो चाबियां रखकर मुड़ा, मैंने रकम का शापर उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, इसे मुआहदे के मुताबिक तकसीम कर दो। उसने शापर खोलकर रकम निकाली और कुछ रकम गिनकर मेरे हवाले कर दी, जबकि बकिया उसने बक्स में रख दी। मैंने भी बगैर गिने वो रकम जैकेट की अंदरूनी जेब में डाल ली। क्या खाना पसंद करेंगे? रकम बक्स में रखकर वो मुझसे मुखातब हुआ। सिर्फ चाय, और अगर हो सका तो उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करने को तरजीह दूंगा। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है, वो जमाई लेता हुआ बोला। बहरहाल आप बैठे, मैं चाय लेकर आता हूँ। उसके कमरे से निकलते ही तकिया सर के नीचे रखकर मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगा। दलेर सिंह एक सड़क छाप गुंडा था और इस किस्म के गुंडों में ज़र्फ बहुत कम होता है। हो सकता था कि मुझे गिरफ्तार कराने के लिए किसी इनाम वगैरह का ऐलान कर दिया जाता। ऐसी सूरत में मुझे हवाला पुलिस करने वाला सबसे पहला शख्स यही दलेर सिंह हो सकता था, लेकिन उस पर इतबार ना होते हुए भी मैं उसके साथ रहने पर मजबूर था। किसी भी मुजरम टोले से रवाबित इस्तवार करने के लिए मुझे दलेर सिंह के वास्ते की ज़रूरत थी। उसके बगैर भी ये राब्ता हो सकता था, लेकिन इस तरह टाइम ज़्यादा ज़ाया होता और इन हालात में मैं वक्त ज़ाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैं इन्हीं सोचों में लेटा था कि दलेर सिंह चाय लेकर कमरे में दाखिल हुआ। सोगे क्या? उसने मेरी बंद आंखों को देखकर आवाज़ दी। नहीं तो मैं जल्दी से उठता हुआ बोला, चलो फिर चाय पियो। वो मेरे सामने ट्रे रखते हुए बोला, जिसमें चाय के साथ कुछ खाने पीने के लवाजमात भी रखे हुए थे। मैं भी बेतकल्लफ नाश्ते को जुड़ गया। नाश्ते से फारग होकर हम दोनों आराम करने के लिए लेट गए। दलेर सिंह ने अपने लिए एक गद्दा फर्श पर बिछा लिया था। मैंने रजाई ओढ़ी और सोने की कोशिश में मसरूफ हो गया, लेकिन थकन के बावजूद मुझे जल्दी नींद ना आ सकी और मैं काफ़ी देर अपने मौजूदा और आने वाले हालात के मुतल्लिक सोचता रहा। लेकिन कब तक? आखिर नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हुई और मैं सो गया। मैं पता नहीं कितनी देर और सोता, लेकिन अचानक एक नामानूस सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैं जाग उठा। जागते ही मेरी खतरे की हिस्स बेदार हो गई। एक कमांडो और आम आदमी की नींद में बुनियादी फ़र्क यही होता है कि कमांडो एक आंख खोल कर सोता है और माहौल में हल्की सी बेकायदगी से भी जाग जाता है। इसी तरह जागते ही एक कमांडो का जहन ना सिर्फ माहौल का अदराक कर लेता है, बल्कि अपने दिफा के बारे में भी चौकस हो जाता है। इस वक्त मैंने भी बर वक्त फैसला किया और चारपाई से उतरकर दरवाजे की जानिब बढ़ा, लेकिन अभी दरवाजे से चंद कदम दूर ही था कि दरवाज़ा एक झटके से खुला। आने वाले तादाद में 3 नज़र आ रहे थे और तीनों पिस्तौलों से मुसल्ला थे। मेरी गन चारपाई के नीचे थी। ले दे के एक नीलम वाला छोटा सा पिस्तौल ही रह जाता था, जो मैंने कमीज के अंदर छुपाया हुआ था। अगर मैं गन की तरफ बढ़ता तो वो मुझे गन तक पहुंचने से पहले ही आसानी से शूट कर सकते थे। कमरे में हल्का सा अंधेरा छाया हुआ था, जबकि वो तीनों तेज रोशनी से आ रहे थे। मैंने बिजली की सी तेजी से नन्हा सा पिस्तौल निकाला। इसी दौरान मेरी नज़र सबसे आगे वाले की इस उंगली पर थी जो उसने ट्रिगर पर रखी हुई थी। हैंड्स अप, सबसे आगे वाला धाड़ा। अल्फाज अभी उसके मुंह में ही थे कि मैं अपने आप को फर्श पर गिराते हुए पिस्तौल का ट्रिगर दबाता चला गया।
हल्के धमाकों के साथ तीनों बंदे फर्श पर ढेर हो गए। मैं उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि इन तीनों में दरमियान वाला बंदा अभी तक सही सालम मेरी आंखों के सामने खड़ा था और उसके हाथ में मौजूद पिस्तौल का रुख मेरी जानिब था। इसका मतलब था कि गोली से बचने के लिए उसने भी मेरी तरह अपने आप को फर्श पर गिरा दिया था। हम दोनों के दरमियान चंद गज का फासला हायल था और दोनों के हथियारों का रुख एक दूसरे की जानिब था। इसका सरीहन मतलब यही था कि हम दोनों का मरना यकीनी था। हाँ कमांडो, वो पुरइत्माद लहजे में बोला। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा, इन खिलौनों को साइड पर न कर दें? मैंने नजरों ही नजरों में उसे तोला। वो मजबूत बदन का शख्स था, हल्के घुंघराले बाल, छोटी छोटी सांप की मानिंद चमकीली आंखें, काली स्याह रंगत, कद 6 फीट के करीब। देखने में हर लिहाज से वो आइडियल लड़ाका लग रहा था। मुझे चैलेंज करके अपने ऊपर उसे जो एतमाद था उसका इजहार भी उसने कर दिया था। मंजूर है। एक लहजा खामोश रहने के बाद मैं इत्मीनान से बोला, अमीर खान ये गजब न करना। अपने बिस्तर पर बैठा दलेर सिंह, जो पता नहीं कब किस टाइम जागा था, तेजी से बोला, ये कोबरा है, तुम उससे वाकिफ नहीं हो। खाली हाथ उसका मुकाबला करना तेरे बस से बाहर होगा। दलेर सिंह, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। कोबरा फुनकारती हुई आवाज में बोला, आज से पहले तुम सिर्फ चोर थे, अब तुमने भारत माता के साथ गद्दारी शुरू कर दी। वाहे गुरु दी सो, कोबरा मैं उसे नहीं जानता। दलेर सिंह का लहजा रो देने वाला था। घर में तो इस तरह सुलाया हुआ है जैसे बहनोई हो तेरा। कोबरा जहरीले लहजे में बोला, इसने मुझसे गलत बयानी की थी कि ये कार चोर है। दलेर सिंह ने कहा, अफसोस ये गाड़ी तुम्हारे लिए फंदा साबित हुई। इसके पैसे तुम हजम नहीं कर सके, बल्कि इसकी वजह से तो वो कमीना कमाल भी मेरे शिकंजे में आ गया है। कोबरा, मैंने जितनी रकम कमाल से वसूल की थी वो सारी की सारी वापस करने के लिए तैयार हूँ। रकम? कोबरा ने एक भयानक कहका लगाकर कहा, तुमसे तो अब काफी वसूलियां होंगी। मेरा ख्याल है काफी डायलॉग बाजी हो गई है। मैं जो काफी देर से उनकी बकवास सुन रहा था, अचानक बोला, अब कोई काम की बात होनी चाहिए। उमर जान, यही नाम है ना तुम्हारा? वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। उमर जान गंडापुर उर्फ जानू कमांडो, मैं मजाहिया लहजे में बोला। चलो फिर कमांडो साहब, पिस्तौल साइड पर करो। ये कहते ही उसने अपना बाजू झुका लिया और मैंने भी अपना पिस्तौल वाला हाथ नीचे कर लिया। पिस्तौल जेब में नहीं रहेगा, ये कहकर उसने अपना पिस्तौल कमरे से बाहर फेंक दिया और अपने पाँव में पड़ी दोनों लाशों के पिस्तौल भी उठाकर बाहर फेंक दिए। उस वक्त अगर मैं चाहता तो आसानी से उसको निशाना बना सकता था। कोबरा, जैसे ही उसने पिस्तौल बाहर फेंके, मैंने आहिस्ता से उसे पुकारा और उसने बेसाख्ता मेरी जानिब देखा। कहते हैं जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है और मेरा पिस्तौल अभी तक मेरे हाथ में है। मेरी बात सुनकर कोबरे के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, मगर ये मुस्कुराहट इत्माद से महरूम थी। तुम इस तरह नहीं कर सकते जानो कमांडो। क्यों? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये तेरे किरदार की मौत होगी। मैं शायद जिस्मानी तौर पर मर जाऊं, मगर तू रूहानी तौर पर फना हो जाएगा। सही कहा। मैंने अपना पिस्तौल बाहर फेंकने का इरादा किया। नहीं, इससे पहले कि पिस्तौल मेरे हाथ से निकलता, दलेर सिंह चीख कर बोला, अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत मत करो, तुम उसे नहीं जानते। मशवरे का शुक्रिया, मैंने मुड़कर दलेर सिंह को कहा और उसके साथ ही पिस्तौल कमरे से बाहर उछाल दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कोबरा जहरीले लहजे में बोला, लेकिन तुझे दलेर सिंह की बात मान लेनी चाहिए थी। पिस्तौल के सहारे तुम यहाँ से फरार हो सकते थे, मगर मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे सिर्फ घूरने पर ही इत्तेफाक किया। क्यों? बोलती बंद हो गई क्या? मुझे खामोश देखकर वो एक मर्तबा फिर गोया हुआ। कोबरा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस घर में हूँ? तुम कोबरा को जानते नहीं हो ना, इसीलिए ये बात कर रहे हो। अगर तुम पाताल में भी जाकर छुप जाते, कोबरा तुम्हें वहां से भी ढूंढ निकालता। अब चूंकि तेरी सांसें पूरी होने वाली हैं, इसलिए बता देता हूँ कि तुमने जो डबल डोर कमाल वर्कशॉप में फरोख्त की थी, उसके बारे में मुझे इल्म हो गया था। कमाल से पता करने पर दलेर सिंह का नाम मालूम हुआ और इसके बाद 2 + 2 = 4, ये कहते ही वो उछला।
और उसकी जोरदार फ्लाइंग किक मेरी छाती पर लगी। मैं इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए बेखबरी में मार खा गया और कूल्हों के बल जमीन पर जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ, लेकिन कोबरा मुझसे पहले सीधा हो चुका था और हमले के पैंतरे बदल रहा था। मेरे खड़ा होते ही वो बाएं पांव पर घूमा और दाएं पांव की एड़ी मेरी छाती में मारी, लेकिन इस वार को मैंने दोनों कलाइयों पर रोका। अभी मैं इस वार से संभला ही था कि उसकी बाएं टांग मेरे पेट में लगी। मैं उड़कर चारपाई पर जा गिरा। मेरी सांसें रुकने लगी थीं। दलेर सिंह के कहने के मुताबिक वो वाकई बहुत अच्छा लड़ाका था। मेरा दिल चाह रहा था कि चारपाई पर लेटा रहूं, मगर उस वक्त आराम करने का मतलब था हमेशा का आराम। इसलिए मैं चारपाई पर गिरने के बाद करवटें बदलता हुआ वहां से हट गया और मेरा ये हटना काम आ गया, वरना जहां मैं एक लम्हे पहले गिरा था उस जगह पर कोबरा ने अपने दोनों पांव मिलाकर छलांग लगाई थी। पेट में एक ज़रब खाने के बाद इसी जगह दूसरी चोट बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता। चारपाई पर गिरते ही वो उछला और तीर की तरह मेरी तरफ बढ़ा, मगर इस बार जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा, मैं तेजी से साइड पर हुआ और उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मैंने एक जोरदार किस्म की किक उसके कूल्हों पर जड़ दी, लेकिन दीवार के साथ हाथ टेक कर वो बड़ी खूबसूरती से अपने आप को बचा गया। उसके सीधा होने तक मैं दौड़कर मुखालफ कोने में पहुंच गया था। मुझे दौड़ता देखकर उसने एक कहका लगाया और बोला, बस उमर जान गंडापुर उर्फ जानू कमांडो, इतनी ही हिम्मत थी। उसके अल्फाज और लहजा मुझे आग लगाने के लिए काफ़ी था, लेकिन मैंने अपने दिमाग को ठंडा रखा और अपनी सोचों का धारा अपने इंस्ट्रक्टर सूबेदार मुराद की जानिब मोड़ा। जवानों, सबसे पहले अपने मुखालिफ को जांचो, उसकी लड़ाई के तरीके पर नज़र रखो, देखो कि वो किस हाथ और किस पाँव का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है। कहीं वो खब्बा यानी बाएं हाथ वाला तो नहीं है। दौराने लड़ाई उसके मजबूत पहलू नज़र में रखो। उसके साथ अपने लिबास का भी जायज़ा लो कि कहीं तुमने कोई ऐसा लिबास तो नहीं पहना जो लड़ाई में हायल हो। मुखालिफ की कमज़ोरी ढूंढो। अक्सरियत ऐसे लड़ाकों की है जो हमला करने में तो बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन अपने दफा से गाफिल रहते हैं। इसी तरह बहुत अच्छे लड़ाके अमूमन गुस्से की हालत में मार खा जाते हैं। तुम लोग भी ये बात याद रखना कि चाहे कितनी मार क्यों ना खा लो, गुस्से का इजहार नहीं करना। इब्तदाई लड़ाई में मार खाकर भी कभी हथियार नहीं फेंकना। लड़ाई का पांसा किसी वक्त भी पलट सकता है। मैंने अपने लिबास का जायजा लिया। चमड़े की जैकेट और कमीज मेरी तेजी से हमला करने में रुकावट पैदा कर रही थी। मैंने जल्दी जल्दी कमीज और जैकेट उतार कर साइड पर फेंक दी। अगर तुम शलवार भी उतार दो तब भी मुझसे बच नहीं सकते, कोबरे ने मुझ पर चोट करते हुए कहा। लेकिन मेरी बॉडी को देखकर उसकी आंखों में जो मरूबियत की लहर उठी थी वो मुझसे छुप नहीं सकती थी। वो मैं नीलम के सामने उतारूंगा, मैं तुर्की बा तुर्की बोला और मेरा तुक्का निशाने पर लगा, क्योंकि नीलम का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर छाई हंसी गैज़ो गज़ब में बदल गई थी। तेरी तो, उसने गालियां बकते हुए मुझ पर छलांग लगाई, मगर इस मर्तबा मैं तैयार था। उसके नीचे गिरने से पहले मैं अपनी जगह छोड़ चुका था। नीचे गिरते ही वो तेजी से पलटा, मगर मैं उस वक्त अपने दाएं पांव पर घूमा और बाएं पांव की एड़ी तीर से निकले हुए कमान की तरह उसकी छाती में लगी और वो पुश्त के बल नीचे गिर पड़ा। उसके साथ ही मैं वहशियाना अंदाज में उस पर पल पड़ा। वो भी कुछ कम नहीं था। हम काफ़ी देर एक दूसरे को रेखते रहे। अमली ज़िंदगी में कदम रखने के बाद ये पहला मौका था कि मुझे कोई इस तरह ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। हम दोनों की सांस धोनकी की तरह चल रही थी, लेकिन हम में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और फिर कोबरे की बदकिस्मती कि मेरी किक से बचने के लिए उसने उछलकर पीछे होना चाहा, मगर पीछे दीवार होने की वजह से वो दीवार के साथ बड़ी जोर से टकराया। उस टक्कर का बदला लेने के लिए वो सर झुकाकर मुझे टक्कर मारने के लिए दौड़ा, मगर मैं थोड़ा सा दाएं साइड पर हुआ और अगले ही लम्हे उसकी मजबूत गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में फंसी हुई थी। मैंने नफरत के साथ उसकी गर्दन को झटका दिया और कटाक की आवाज़ के साथ वो मेरे बाजू में झूल गया। इसे फर्श पर फेंक के मैं अपनी फूली सांसों पर काबू पाने लगा। यही मौका अगर उसे मिलता तो वो शायद मुझे मारने के बजाय
बेहोश ही करता, क्योंकि उसने मुझे गिरफ्तार करना था। दलेर सिंह, जो हमारी फाइट के दौरान दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया था, कोबरे की हलाकत के साथ ही भागकर मुझसे लिपट गया और मेरे बाजुओं पर बोसा देता हुआ बोला, मान गया हूं जानू साहब, तुम एक अजीम लड़ाके हो। लेकिन मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय इसे खुद से अलहदा किया। खामोशी से चारपाई पर जाकर बैठ गया। पानी ले आऊं? दलेर सिंह अकीदत के साथ मुझसे मुखातब हुआ। पानी को छोड़ो, मेरे लिए लिबास और जूतों का बंदोबस्त करो। हमने यहाँ से फिलफौर निकलना है। आप चंद मिनट इंतजार करें। मैं ये गया और ये आया। दलेर सिंह तेजी से बोला, अलबत्ता अपने पाँव का नाप तो बता दें। 10 नंबर, मैं मुख्तसरन बोला, और दलेर सिंह सर हिलाता हुआ घर से निकलता चला गया। उसके जाते ही मैंने तीनों लाशों की जामिया तलाशी ली, मगर कोई काम की चीज ना पा सका। नकदी के अलावा सारा सामान मैंने उनकी जेबों में वापस डाल दिया, और नकदी अपने पास रखने का मकसद भी कोई रुपए पैसे का लालच नहीं था, बल्कि दुश्मन मुल्क में मेरा सबसे बड़ा मददगार यही पैसा हो सकता था। नीलम और कोबरे के पिस्तौल मैंने अपनी जेब में डाल लिए थे। खसूसन नीलम का छोटा पिस्तौल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने उसका जायज़ा लिया। उसके दस्ते के दोनों जानिब चमड़े के छोटे छोटे बेल्ट लगे हुए थे, जिनमें 7-7 राउंड्स पड़े जगमगा रहे थे। उसकी मैगजीन के अंदर मुझे 7 राउंड्स की गुंजाइश नजर आई, जिसमें से 3 राउंड मैं कोबरे और उसके दोनों साथियों पर इस्तेमाल कर चुका था। मैंने हफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर उसकी मैगजीन दोबारा फुल कर दी। मेरा इरादा था कि गन दलेर सिंह के पास ही छोड़ जाऊंगा। गो पिस्तौल और गन की कारकर्दगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था कि पिस्तौल की रेंज के साथ एक्यूरेसी यानी निशाने की दुरुस्तगी भी बहुत कम थी, लेकिन छोटा होने की वजह से बआसानी छुपाया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका इंतखाब किया था। दलेर सिंह मेरे अंदाजे से पहले वापस पहुंच गया था। लिबास के नाम पर उसने मेरे लिए जीन्स, टी शर्ट और चमड़े की एक खुली जैकेट पसंद की थी। सर पर रखने के लिए गरम टोपी, जिसमें मेरे लंबे बाल आसानी से छुप सकते थे, और मुंह पर लपेटने के लिए एक काले रंग का मफलर भी वो साथ लेता आया था, जबकि पाँव में पहनने के लिए स्पोर्ट्स शूज लाया था। ये तमाम चीज़ें मुझे अपनी शिनाख्त छुपाने में मदद दे सकती थीं। मैंने दिल खोलकर उसके इंतखाब की दाद दी, जिसे सुनकर दलेर सिंह के चेहरे पर खुशी छा गई थी। दलेर सिंह, मैंने कोबरे की जेब में गाड़ी की चाबी देखी है। गाड़ी उन्होंने कहीं करीब ही पार्क की होगी। तुम गाड़ी अंदर ले आओ ताकि इन लाशों को गायब करें, वरना बाद में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। उस वक्त तक मैं लिबास बदल लूं। और दलेर सिंह सर हिलाता हुआ कोबरे की तरफ बढ़ गया। और हाँ, अचानक एक ख्याल के तहत मैंने दोबारा दलेर सिंह को आवाज़ दी, ध्यान रखना गाड़ी में उनका कोई बंदा मौजूद ना हो। बेफिक्र रहो, मैं ख्याल रखूंगा। दलेर सिंह ने कोबरे की लाश से चाबी निकालते हुए कहा, और मैं कपड़े उठाकर बाथरूम की सिमत बढ़ गया, जिसके बारे में मैंने दलेर सिंह से पहले ही मालूमात हासिल कर ली थी। पानी ठंडा था, लेकिन उससे लुत्फ अंदोज हुए बिना मैं ना रह सका। काफ़ी अरसे के बाद मुझे नहाने का मौका मिला था। साबुन सर और बदन पर इतनी मर्तबा रगड़ा कि इसकी टिकिया मेरे हाथों में ख़त्म होकर रह गई। जब मैं बाहर निकला तो बिल्कुल फ्रेश था। दलेर सिंह लाशों को कार में मुंतकिल कर चुका था। इसके लिए उसने कार की डिग्गी इस्तेमाल की थी। मेरी और कोबरे की फाइट के दौरान जो अफरा तफरी मची थी और जो सामान दरहम बरहम हुआ था, दलेर सिंह ने उसको भी तरतीब से रख दिया था। मैंने क्लैशनकोफ दलेर सिंह के हवाले करते हुए कहा, अगर इसकी ज़रूरत है तो इसे अपने पास कहीं छुपा लो। क्यों, आपको नहीं चाहिए? उसने पूछा। मैं इसे कहाँ लिए फिरूंगा, मेरे लिए ये 2 पिस्तौल ही काफ़ी हैं। मैंने उसे पिस्तौल दिखाते हुए कहा। अब कहाँ जाएंगे? यार, मैं तो इस इलाके से बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये शहर कौन सा है। ये अम्बाला है, दलेर सिंह बोला। वैसे आपको इस शहर का नाम क्यों नहीं मालूम? दलेर सिंह, अभी टाइम कम है, यहाँ से चलते हैं। किसी महफूज मुकाम पर पहुंचकर मेरी स्टोरी सुन लेना। ठीक है जनाब, वो तेजी से बोला। मैं तैयार हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। ये क्लैशनकोफ और पैसे मैं महफूज मुकाम पर रख दूँ। दलेर सिंह हकीकतन 2 मिनट में वापस आ गया और हम दोनों इसके घर को ताला लगाकर चल पड़े। ड्राइविंग दलेर सिंह ने संभाल ली थी कि मैं इस शहर के गली कूचों से नावाकिफ था।
मैं इसके बारे में सिर्फ इतना जानता था कि कश्मीर की सरहद के साथ जलंधर वाक़या है और इसके बाद अंबाला आता था। अब क्या करें, घर से निकलते ही दलेर सिंह मुझसे मुखातब हुआ। सबसे पहले तो अपने किसी वाकिफकार को कमाल वर्कशॉप भेजो और कमाल का अता पता कराओ कि कोबरा इसे अपने किसी डेरे पर ले गया था या वहीं पर उसने इससे पूछगछ की थी। इसके बाद इन लाशों को टिकाने लगाएंगे। पहले इन लाशों को क्यों ना टिकाने लगा दें। दलेर सिंह ने मुझे मशवरा दिया जो मुझे नहायत माकूल लगा। ठीक है, कार किसी मशहूर मार्केट में ले चलो जहां गाड़ियों का रश रहता हो, और दलेर सिंह सर हिलाकर एक जानिब रवाना हो गया। जल्द ही हम एक ऐसे बाजार में पहुंच गए जहां रश बहुत ज्यादा था और गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही थीं। बाजार में सड़क के दोनों जानिब लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई थीं। एक मुनासिब जगह देखकर दलेर सिंह ने भी गाड़ी पार्क की और हम दोनों बाहर निकल आए। बाहर निकलने से पहले मैं मफलर अपने मुंह पर लपेटना नहीं भूला था। दलेर सिंह, पहले खाना ना खा लें। एक साफ सुथरे रेस्टोरेंट पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने दलेर सिंह को उस तरफ मुतवज्जा करके कहा, भूख तो मुझे भी लगी है। वो अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ बोला और हम दोनों रेस्टोरेंट में घुस गए। अंदर एक निस्बतन वीरान और अंधेरे कोने में बैठकर हमने नशिस्तें संभाल लीं। खाना खाकर हमने चाय भी वहीं पी और फिर बिल पे करके वहां से निकल आए। जानू साहब, मेरा ख्याल है मैं आपको अपने ऐसे ठिकाने पर ले चलता हूं जिससे कोई भी वाकिफ नहीं है। वहीं करीब टेलीफोन की सहूलत भी मौजूद है। वहां से कमाल वर्कशॉप में फ़ोन करके कमाल के बारे में मालूमात ले लेंगे। हाँ, ये ठीक है, मैंने सर हिलाकर उसकी तायीद करते हुए कहा। इस तरह कम से कम खतरा मोल लेते हुए हम कमाल के बारे में मालूमात हासिल कर लेंगे। मेरी तायीद हासिल होते ही दलेर सिंह ने एक टैक्सी को हाथ देकर रोका और इसमें बैठते ही दलेर सिंह ने टैक्सी ड्राइवर को उस जगह का पता बता दिया जहां पर हमने जाना था। टैक्सी के चलते ही मैं दाएं बाएं मनाजर को गहरी नज़र से देखने लगा ताकि इस अनजान शहर से ज़्यादा वाकफियत हासिल कर सकूं। दलेर सिंह और मेरे ताल्लुक का फैसला कमाल की खैरियत मालूम होने के बाद ही होना था। अगर कमाल को कोबरा अपने किसी ठिकाने में ले गया था तो मुझे फिलफौर दलेर सिंह से अलहदा होना था, क्योंकि कोबरे की तरह कोई और भी दलेर सिंह को ढूंढकर मुझ पर काबू पाने आ सकता था। इसके बरक्स अगर कोबरा कमाल से दलेर सिंह का पता हासिल करते ही बगैर किसी को इतला दिए दलेर सिंह के घर पर चढ़ दौड़ा था तो तब दलेर सिंह का साथ मेरे लिए काफ़ी मुफीद साबित होता। यूं भी कोबरे की मौत के बाद दलेर सिंह काफ़ी अकीदत से पेश आ रहा था। इसके अलावा जहां तक शवाहिद नज़र आ रहे थे, इससे मुझे यही लग रहा था कि कोबरा कमाल से दलेर सिंह के बारे में मालूम होते ही हम पर चढ़ दौड़ा था और अपने ऊपर इसे जो अंधा इत्मीनान था, इसकी वजह से उसने किसी को बताने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की होगी। आधे घंटे के सफ़र के बाद हम जिस इलाके में पहुंचे वो एक रहायशी इलाका था। एक जगह टैक्सी रुकवा कर दलेर सिंह ने उसे किराया देकर रुखसत किया और मुझे साथ लेकर एक जानिब चल पड़ा। जारी है।